नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद पांडे आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी है मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये आपके प्यार और दुलार का ही नतीजा है कि हमारा ये कारवां लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। तकरीबन हर एपिसोड में आप सभी का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आगे के एपिसोड में हम कौन सी कहानी उनके लिए लेकर आ रहे हैं। निश्चित ही ये हमारी टीम के लिए बहुत खुशी की बात है। आपका प्यार, आपका दुलार हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। दीक्षा स्टूडियो की एक ख़ास पेशकश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इससे न केवल पुनीत ओहरी और अमन ओहरी जी का हौसला बढ़ रहा है, बल्कि हमारी पूरी टीम का हौसला इससे बहुत ऊंचा हो रहा है। कोविड के इस दौर में जब हम अपने घरों में हैं, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो मन को दुखी कर रही हैं। ऐसे में ये कहानियाँ हमें बहुत हौसला देती हैं। पिछली कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही खूबसूरत कहानी काबुलीवाला को आपका बहुत प्यार मिला। आज हम जो कहानी आपके बीच लेकर आए हैं वो कहानी हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े राइटर मुंशी प्रेमचंद जी की बड़ी ही चर्चित, बड़ी ही मार्मिक कहानी है जिसका नाम है मंत्र। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं चंद बातें और शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। ये वो कहानी है जिसको पढ़ने के बाद मेरी रुचि हिंदी साहित्य की तरफ बहुत ज़ोर शोर से बढ़ी। इस कहानी ने मेरे कानों में न जाने कौन सा मंत्र फूंका कि मैं खुद राइटिंग की तरफ बढ़ने लगा। मुझे याद पड़ता है कि ये कहानी लगभग मैं 8th क्लास में रहा हूँगा तब मैंने ये पढ़ी है। ये बात है 92 या 90 की। और इस कहानी ने मेरे जहन पे, मेरे दिमाग पे बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। मुझे आज भी इस कहानी के पात्र, इस कहानी के सीन्स, इस कहानी के बहुत सारे डायलॉग्स याद हैं। ये कहानी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है। इस कहानी को बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज़ में यूट्यूब पे भी डाल रखा है। बहुत सारे लोगों ने इस पर फिल्में बना रखी हैं। लेकिन आप जितनी बार इस कहानी को पढ़ते हैं उतनी बार ये कहानी आपके दिलो दिमाग पर अपनी पैठ और गहरी करती जाती है। यही आकर्षण है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का, उनके लेखन का। उनके लेखन में गरीब आदमी का दर्द होता है। उनके लेखन में हिंदुस्तानी गाँव का परिवेश झलकता है। उनके लेखन में एक आम आदमी के दर्द और उसकी बयानगी बहुत ही बेहतरीन लहजे में की जाती है। यही वजह है कि मुंशी प्रेमचंद आज भी हमारे दिलों में राज करते हैं। ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी है एपिसोड 6 में जिस कहानी को आपके बीच में लेकर आ रहे हैं उस कहानी का नाम है मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। डॉक्टर साहब की मोटर कार उनके गेट के सामने खड़ी थी कि 2 कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली क्लिनिक के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे डर लग रहा था कि कोई उसे घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को अंदर खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खुली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई घड़ी पर नजर डाली। केवल 10 मिनट का समय बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए वो बोले, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा कल सवेरे आओ, ये हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोक कर बोला, हजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हजूर। 7 लड़कों में बस यही एक बचा रहा है। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। आपकी बढ़ती होएगी सरकार, आपकी बढ़ती होएगी। ऐसे उजड़ देहाती यहाँ रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित भी थे। कोई कितना भी कुछ कहे पर डॉक्टर साहब कभी किसी की नहीं सुनते थे। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में और कोई नहीं है बाबूजी,
बूढ़ा गिड़गिड़ाता रहा मगर डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अपनी मोटर कार पर बैठे और बड़े रुआब से बोले, कल सवेरे आना। मोटर कार चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आनंद के आगे किसी की जान तक की परवाह नहीं करते। बूढ़ा रोते हुए सोच रहा था, सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वो उन पुराने जमाने के लोगों की तरह था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने, किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वो टकटकी लगाए उसकी ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की उम्मीद थी, मगर कुछ देर बाद उसकी उम्मीद टूट गई। उसने भरे मन से कहारों को डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। हर तरफ से नाउम्मीद होकर बूढ़ा डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी उसने। यहाँ से निराश होकर वो फिर किसी और डॉक्टर के पास नहीं गया। किस्मत ठोक ली उसने अपनी। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बेटा अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे दोनों। इस दीपक के बुझते ही इनके जीवन में अंधेरी रात मानो भाएं भाएं करने लगी। कई बरस बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। अपने स्वास्थ्य का भी बखूबी ध्यान रखा उन्होंने। उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद ही था कि 50 बरस की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती नौजवानों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का एक समय निर्धारित था और अपने इस समय की पाबंदी से वो जौ भर भी ना टहलते थे। बहुत से लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं, परंतु डॉक्टर चड्ढा में कुछ अलग ही बात थी। वो उपचार और संयम के रहस्य को बखूबी समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम पड़ती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था और वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, अपने विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली की रोशनी से सारा मैदान जगमगा रहा था। एक छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश ने लिखा था। कैलाश यानी डॉक्टर चड्ढा का बेटा, वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव, इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश ज़रा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश अरे उधर क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा इधर भी आओ। सभी उसे छेड़ते, चुगले करते। बेचारे को ज़रा भी दम मारने का अवकाश न मिलता कि अचानक एक सुंदर सी लड़की ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, ज़रा मुझे भी दिखाओ। कैलाश ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें आज ही दिखाना पड़ेगा, तुम रोज़ रोज़ कल कल करते रहते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे। कैलाश को सांप पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे उसने। सांपों के स्वभाव और चरित्र की अच्छी समझ थी उसे। थोड़े दिन पहले ही उसने विद्यालय में सांपों पर एक बड़ा ही सुंदर व्याख्यान भी दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी उसका व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। सांपों को पालने की विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सिर्फ सांप ही नहीं, बल्कि सांपों से जुड़ी जड़ी बूटियों को भी जमा करने का शौक था इसे। इतना पता भी मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर कैलाश को पल भर भी चैन न आता, उसे लेकर ही छोड़ता था। बस यही एक व्यसन था उसमें, और इस पर हज़ारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई थी।
आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या फिर वो कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। जो भी हो, पर उसका आग्रह बेमौका मालूम पड़ रहा था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे, और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा उन्हें। इन सब बातों का उसे ज़रा भी ध्यान ना आया। कैलाश ने कहा, नहीं, आज नहीं, हाँ कल ज़रूर दिखा दूंगा, पक्का। इस वक्त अच्छी तरह से दिखा भी नहीं पाऊंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, अरे दिखा क्यों नहीं देते, ज़रा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज़ न मानना इनकी बात, देखे तो कैसे नहीं दिखाते साहब। दूसरे महाशय ने भी थोड़ा और रंधा चढ़ा दिया। मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। कोई दूसरी मैडम होती तो अब तक इस बात पर बिगड़ गई होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सोहदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं तो खुद ही बोल पड़ी, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए तब तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। जो ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर मोहर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में मत डालो, दूरी से दिखा दो, बस जरा सा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटे देखकर उसकी जान निकली जाती थी। पछता रही थी बेचारी कि मैंने व्यर्थ ही कैलाश से सांप दिखाने को इस वक्त कहा। मगर कैलाश एक न सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कहाँ चूकने वाला था। एक मित्र ने टीका भी की, अरे दांत तोड़ दिए होंगे सभी के। इस पर कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। कहिए तो दांत दिखा दो इनके। इतना कहना ही था कि उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला दूसरा सांप नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाएगा, लहर भी ना आएगी उसकी। इसके कांटे का मंत्र भी नहीं है। इसके दांत दिखा दूँ? ये देखकर मृणालिनी ने उसके हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, बहुत हो चुका। मगर दूसरे मित्र बोल पड़े, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश को बात लग गई। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं नहीं, ऐसे कैसे, अपनी आंख से देख लो फिर बात करना। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उससे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह हरगिज उसे नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा यहीं पर बंद करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो, वो देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। ये कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से बाहर निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार न देखा था। उसे समझ में नहीं आता था कि ये उससे क्या चाहता है। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं, इसलिए वो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर उसका मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सांप को शक हो वो आकर देख लें, इस सांप के सारे दांत सही सलामत हैं। ये देखिए, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है उन्हें? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे ज़मीन पर रखना चाहा, पर वो काला गेहूं बन क्रोध से पागल हो रहा था। कैलाश की पकड़ उसकी गर्दन पर नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और तेजी से वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज की दराज में एक झड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर चड्ढा घबरा कर दौड़े।
फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वो उंगली का डसा भाग नस्ता से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। उसके होंठ पीले पड़ने लगे, यहाँ तक कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। सब तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उसे उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वो लेट गया और हाथ से पंखा जलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। ये देखकर डॉक्टर साहब के होश उड़ गए। वो घबराकर कैलाश के पास आए और उससे पूछा, बेटे कैलाश, कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठाकर कुछ कहना चाहा, पर उसके गले से कोई आवाज़ न निकल सकी। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ फ़ायदा ना होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं। हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मुंह की कांति मलिन पड़ गई। नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। अभी कुछ देर पहले तक जहां महफिल सजी हुई थी वहां कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाकर रोने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो नश्तर अपनी गर्दन पर ही मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है कि कैलाश की जान बच जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि मैं इसकी बातों में आ गया। रस्तर लगा देता तो ये नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वालों को। आप लोगों में से अगर किसी को कोई जानता है तो प्लीज़ बुलाइए उसे। मेरा सब कुछ ले ले, सब कुछ। मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा। लंगोटी बांध कर इस घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे बस। ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय किसी झाड़ फूक करने वाले को जानते थे। वो दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। वो बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था वो तो हो चुका। क्या डॉक्टर चड्ढा अपने बेटे को बचा पाते हैं? क्या कोई मंत्र वाला मिल पाता है? क्या कैलाश की जान बच पाती है? मुंशी प्रेमचंद की इस बेहतरीन कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आप जिंदगी तेरी मेरी कहानी है का अगला भाग ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। कोरोना से बचने की जो भी तरकीबें बताई जा रही हैं उसका पूरी तरह से, पूरे मन से पालन करिए। अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।